हेलो एवरीवन, आई ललित धनगर वेलकम यू ऑल टू टीचर ऑन बोर्ड। आज है 12 फरवरी 2024। आज फिर से हम द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ेंगे। वही बेसिकली वही रहेगा, एक थोड़ा टफ रहता है वोकेबलरी वाइज, एक रिलेटिवली सिंपल रहता है। देखते हैं आज के दोनों आर्टिकल्स कैसे हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द शो। पहला जो आर्टिकल है वो है जो वाइट पेपर निर्मला सीतारमन जी ने अभी असेंबली में प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है। वो जो कांग्रेस का जो ब्लैक पेपर था उसके एवज में, उसके अगेंस्ट में उन्होंने एक वाइट पेपर प्रस्तुत किया। कांग्रेस ने ब्लैक पेपर प्रस्तुत किया, उन्होंने जो मोदी गवर्नमेंट के 10 साल हैं, है ना, उनके अगेंस्ट एक ब्लैक पेपर उन्होंने प्रोड्यूस किया है। और वहीं पर जो बीजेपी जो एनडीए गवर्नमेंट है उन्होंने वाइट पेपर, जो कि यूपीए के जो पिछले 10 साल थे मनमोहन सरकार थे उसके अगेंस्ट, और कहीं ना कहीं उन्होंने पिछला जो 50-60s का एरा था उसको भी कहीं ना कहीं जिक्र किया है। ठीक है, तो हमारे पास हेडिंग में है कॉन्जरिंग अ कैथारसिस ऑन द गवर्नमेंट्स वाइट पेपर ऑन द इकोनॉमी। ठीक है, पैराग्राफ हमारा जो आर्टिकल है वो है ऑन द गवर्नमेंट्स वाइट पेपर ऑन द इकोनॉमी। ठीक, द वाइट पेपर ऑन द इकोनॉमी इज पॉलिटिकल डाइवर्जन। ये हमारी सब हेडिंग है कि भाई जो वाइट पेपर है एक वो पॉलिटिकल डाइवर्जन है, जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं, उनसे भटकाने का काम कर रहा है वाइट पेपर। और वाइट पेपर क्या काम कर रहा है? आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहा है। दो वर्ड आए हमारे पास है, कॉन्जरिंग अ कैथारसिस। कॉन्जरिंग एक मूवी आपने देखी होगी, द कॉन्जरिंग। कॉन्जरिंग मतलब होता है किसी चीज़ को समन करना, है ना, इवोक करना, किसी चीज़ को बुलावा देना। कैथारसिस, कैथारसिस मतलब होता है इमोशंस, है ना, तो सैड इमोशंस बेसिकली। तो क्या कर रहे हैं, आपके इमोशंस को इवोक कर रहे हैं, आपके इमोशंस से इवोक कर रहे हैं और जो आपके मेन मुद्दे हैं उनसे भटका रहे हैं, ऐसा ऑथर का कहना है भाई साहब। पैराग्राफ शुरू होता है, द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन अ वाइट पेपर ऑन द इकोनॉमी प्लेस्ड इन पार्लियामेंट हैज अक्यूज्ड द मनमोहन सिंह लेड यूपीए, that is United Progressive Alliance of 2004 to 2014 of ब्लोचिंग द इकोनॉमी। अब ब्लोचिंग मतलब क्या होता है? ब्लोचिंग का मतलब होता है कि गड़बड़ करना, है ना, ऐसा कि ऐसा कुछ बनाना कि एक दिन कुछ मेस हो जाए, समथिंग दैट इज मेसी, कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ इनकरेक्ट हुआ, कुछ इनएडिक्वेट हुआ, उसको हम बोलते हैं बोचिंग। बोचिंग का मतलब, देखो मैं यहाँ पर तो बता ही रहा हूँ, उसके बाद में जब अपना पूरा आर्टिकल खत्म हो जाएगा, हर आर्टिकल के बाद उसमें जितने वर्ड्स आए उनके हम सिनोनिम, एंटोनिम, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब देख लेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक, तो भाई क्या, जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिस सीतारमन जी ने, उन्होंने क्या करा, द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन अ वाइट पेपर ऑन द इकोनॉमी प्लेस्ड इन पार्लियामेंट हैज अक्यूज्ड मिस्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फ्रॉम 2004 टू 2014, उन्हें कह रहे ब्लोचिंग देखने में, मतलब इकोनॉमी की बिल्कुल हालत ख़राब कर दी थी, इनएडिक्वेट, गड़बड़ी करके रखी थी। द मिनिस्ट्री हैज sought credit for the Narendra Modi led National Democratic Alliance, that is NDA, government's repair and reform job since 2014 for lifting India to the world's fifth largest economy from one of the fragile five 10 years ago. सो ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, इन्होंने अर्ज किया है ना कि भाई आप नरेंद्र मोदी जो लेड गवर्नमेंट है एनडी, उसको उतना क्रेडिट दीजिए। क्या क्रेडिट देना है कि उन्होंने 2004 से 2014 के बीच में जितने भी मिस्टेक्स हुई थी, जितना भी मेस हुआ था, उसको सुधारा है और इंडिया को फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया है वर्ल्ड स्टेज पर, जो कि फ्रेजाइल 5 में थी। मतलब बिल्कुल जो 5 टॉप बॉटम 5 में रहती ना, उनमें थी, फ्रेजाइल थी, बिल्कुल ऐसे चरमराई हुई थी। 10 ईयर से को 10 साल पहले ऐसी हालत थी। और मोदी साहब ने क्या करा, मोदी साहब ने फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया है, तो इसका श्रेय मोदी जी को मिलना चाहिए। It listed 15 high-profile UPA scams, including coal, 2G spectrum, the Commonwealth Games, and even a 44 crore misappropriation case in the Jammu and Kashmir Cricket Board. तो जो वाइट पेपर है उसमें क्या क्या था, उसमें 15 हाई प्रोफाइल स्कैम्स को लिफ्ट किया है, उसको दिखाया गया, शो किया है, लिस्टेड किया है। उसमें से कुछ एग्जाम्पल दिए यूपीए में, यूपीए स्कैम्स में है, इंक्लूडिंग कोल एक है, 2G स्पेक्ट्रम, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में, और यहाँ तक कि जो 44 करोड़ का जो कश्मीर में मिस अप्रोप्रिएशन केस है वो भी उन्होंने हाईलाइट किया है। आवर्स बिफोर दिस
द कांग्रेस रिलीज्ड अ ब्लैक पेपर ऑन 10 years ऑफ अन्याय काल, अन्याय, डार्क एरा ऑफ इनजस्टिस. इट हाईलाइट्स दिस गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक ब्लंडर्स, ब्लंडर्स मतलब मिस्टेक्स, भारी ब्लंडर हो गए सब, तो काफ़ी बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ. तो इकोनॉमिक गड़बड़ी जो भी मोदी गवर्नमेंट ने करी है उसको एक ब्लैक पेपर के थ्रू जो यूपीए गवर्नमेंट है, कांग्रेस मतलब, उन्होंने, सॉरी अभी तो गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी ने ये जो व्हाइट पेपर है उसके कुछ आवर्स, कुछ घंटे पहले एक ब्लैक पेपर उन्होंने रिलीज़ किया था. और इसके अगेंस्ट में एनडीए लेडेड जो निर्मला सीतारमण जी, उनकी मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने वाइट पेपर लेके आए. तो वाइस वर्सा कुछ खेल हो रहा है भाई, जैसा का तैसा वाला हिसाब हो रहा है. इट हाईलाइट्स दिस गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक ब्लंडर सच एस डिमोनेटाइजेशन, समथिंग द वाइट पेपर इज साइलेंट ऑन. तो जो ब्लैक पेपर है जो कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसमें डिमोनेटाइजेशन था जो कि वाइट पेपर में नहीं था. वाइट पेपर में किसकी बुराई है? कांग्रेस की. ब्लैक पेपर में एनडीए की बुराई है. द फ्लोट जीएसटी रेजिम, अभी एग्जांपल्स दे रहा है कि ब्लैक पेपर में क्या क्या था. एक तो डिमोनेटाइजेशन, फ्लोट जीएसटी रेजिम, द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन विथ स्टेगनेंट वेज ग्रोथ. अब स्टेगनेंट का मतलब, स्टेगनेंट मतलब स्थिर, जो कहीं भी नहीं जा रही हूँ भाई, जैसी थी वैसी ही है सबकी. जैसे वेज मतलब इनकम्स जो रहती है वो सब रुक गए हैं. ठीक. फार्मर्स डिस्ट्रेस, जो फार्मर हैं उनकी चिंता है, उनके जो जितने भी प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, वो सब. एंड हाई इन्फ्लेशन डिस्पाइट क्रूड ऑयल प्राइसेस बीइंग लोअर देन इन द यूपीएस टाइम. और ये भी दर्शाया गया कि अभी हाई इन्फ्लेशन, भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है, जबकि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो यूपीए जो 2004 से 2014 के बीच में यूपीए की गवर्नमेंट थी उसके मुकाबले काफ़ी कम है. मतलब हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल हम जो अरब कंट्री से या फिर और कहीं से भी हम जब मंगवाते हैं तो उसका प्राइस कम है रिलेटिवली यूपीए 2004-2014 में. 2004-2014 में मुझे ज़्यादा क्या था, मेरे ख्याल 70 के आसपास पेट्रोल था लास्ट. 72 मतलब जो हम पेट्रोल वगैरह डलाते 70 to 75 कुछ था. उस टाइम पे क्रूड ऑयल की कीमत इतनी नहीं थी जितनी आज कम है. उसके बावजूद भी हमारा, एटलीस्ट मैं एमपी इंदौर में रहता हूँ तो यहाँ पर 108 का मैं पेट्रोल डलवाता हूँ गाड़ी में, तो वो काफ़ी ज़्यादा है. तो ये उन्होंने हाईलाइट किया ब्लैक पेपर में. ठीक है. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन क्वेश्चन द यूपीएस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डॉक्टर सिंग्स फेलियर टू अंडरटेक रिफॉर्म्स that were still pending after the 1991 liberalization rush and said this government delivered on those reforms and beyond. अब इसके बाद में उधर बोल रहे हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिस निर्मला सीतारमन, उन्होंने क्वेश्चन किया है यूपीए की जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब भाई देखो ये एक इल्ज़ाम है और एक तो इन्वर्टेड कॉमास में. तो जब भी चीज़ें इन्वर्टेड कॉमास या डबल इन्वर्टेड कॉमास में रहती है ना, तो एक मीनिंग हट के उनका एक सटल मीनिंग, एक और मीनिंग रहता है उसके साथ में, जो हिडन मीनिंग रहता है, वो अपने अपने नज़रिए से आप निकाल लो. सामने वाला बच भी जाता है कि भाई मैंने तो ये नहीं कहा था, और वो कह भी देता है. तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस मतलब भाई राजा कोई है पर चला कोई और रहा, इस तरह के सिस्टम्स. एंड डॉक्टर सिंग्स फेलियर टू अंडरटेक रिफॉर्म्स, और डॉक्टर सिंह मतलब मनमोहन सिंह के फेलियर है कि उन्होंने जो रिफॉर्म्स है उनको नहीं लिया, उनको सीरियसली नहीं लिया, और वो देवर स्टिल पेंडिंग. जो 1991 में उन्होंने लिबरलाइजेशन किया था, हमने 3 चीज़ें की थी मुझे जहाँ तक एग्जैक्टली याद. अच्छा उसको छोड़ते हैं अभी. लिबरलाइजेशन मतलब क्या करा था हमने कि द्वार खोल दिए थे हमने. पहले क्या करा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एक और चीज़ करा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. तो हमने 3 चीज़ें उस टाइम पे करी थी 1991 में. हमने जितने भी एफडीआई वगैरह है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह, उनके लिए अपने द्वार खोल दिए थे भाई, गेट खोल दिए थे इंडिया के, कि आप ओपन मार्केट हमने कर दिया था उस टाइम में 1991 में. तो उस टाइम के जितने भी प्रोमिस, जितने भी रिफॉर्म्स थे वो पेंडिंग पड़े थे, है ना. तो वो इस गवर्नमेंट ने, जो एनडीए लेड गवर्नमेंट है, इसने उन रिफॉर्म्स को डिलीवर किया और उसके आगे भी बढ़ के काम किया है. ये इन्होंने बोला एंड बियॉन्ड. शी इवन इन्वोक्ड केसेस फ्रॉम 1950s एंड 1970s. और यहीं नहीं रुकी सीतारमन जी, उन्होंने जो 1950s और 1970s के केसेस, अभी बात कितनी हो रही थी 2004 से 2014 मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के, पर उन्होंने 50s और 70s के भी केसेस कुछ लेके आए टू आर्ग्यू दैट करप्शन रन्स इन कांग्रेस डीएनए. और ये उनका इल्ज़ाम था कि भाई कांग्रेस के डीएनए में करप्शन रन होता है. ठीक. नेक्स्ट पैराग्राफ. द गवर्नमेंट्स असर्शन दैट द व्हाइट पेपर विल सर्व एज अ रिकॉर्ड फॉर पोस्टेरिटी, नॉट प्रॉस्पेरिटी, फॉर पोस्टेरिटी. पोस्टेरिटी मतलब तो आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी.
For India's youth to know the efforts it took to undo the UPA era damage and restore India's glory, belies it anxiety that the young may not be adequately convinced about recent year आउटकम. तो अभी जो गवर्नमेंट है, जो एनडीए गवर्नमेंट, उन्होंने असर्शन किया, असर मतलब फोर्सफुली, मतलब एकदम ऐसे विथ कॉन्फिडेंस उन्होंने दावा किया है कि जो वाइट पेपर उन्होंने प्रस्तुत किया ये सर्व करेगा एक रिकॉर्ड की तरह, एक सबूत की तरह, कि जो पोस्टेरिटी फॉर आने वाली जनरेशन है, जो इंडिया की यूथ है, उनको ये पता चले कि इंडिया के क्या एफर्ट थे, उन्होंने कितने प्रयास किए जो यूपीए एरा में जो डैमेज हुआ है उसको सुधारने के लिए और रीस्टोर करने के लिए, इंडिया की ग्लोरी के, भाई इंडिया की जो ग्लोरी है उसको रीस्टोर करने के लिए कितने प्रयास किए इंडिया. belies its anxiety that the young may not be adequately convinced about recent years outcome. और भाई ये कितना ही अब बिलाइस मतलब क्या होता है? बिलाइस मतलब होता है कि झूठा साबित होना. ये सब जो क्लेम है ना, वो सब बिलाइस हो जाते हैं, झूठे हो जाते हैं. जैसे इसका अगर हम बोले तो कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है, निगेट हो सकता है, रेफ्यूट हो सकता है, ये सब डिबंक, अंडरमाइन, है ना. अंडरमाइन इट्स एंजाइटी दैट द यंग में, अब यंग आदमी को क्या चिंता भाई साहब कि जो रिसेंट ईयर में अभी जो जनरली जो यंग है उन्होंने सिर्फ जो मतलब 30 के नीचे हैं, उन्होंने मोस्टली एनडीए का एरा ही देखा है. अगर आप 30 भी हो तो 2014 में कितने होंगे आप? अराउंड 18, ठीक है, 18 नहीं 20, 20 साल के होंगे. तो आपने हो सकता हो पहला वोट आपने एनडीए को ही दिया हो जब आप बेयरली 18 या 20 साल के हो. तो उस टाइम पे एनडीए को नहीं दिया, हो सकता है कांग्रेस को दिया, एनडीए को दिया, पर आपने गवर्नमेंट एनडीए की देखी सेंटर में. तो आप अगर यंग हो तो यंग के जो रिसेंट यंग जनरेशन है उनके कुछ अपने ही मसले हैं, उन्होंने आउटकम्स देखे, वो इतने अच्छे हैं नहीं अभी 10 साल में. That may explain the curious absence of real GDP growth and employment rates in the UPA and NDA years from the data-laden paper, which even compares vast volumes processed by urban local bodies. अभी जो वाइट पेपर है इसमें कुछ डेटा है जो कंपेयर करता है यूपीए और एनडीए गवर्नमेंट के बीच में, ठीक. द पेपर आर्ग्यूज द यूपीए फेल्ड टू डिलीवर जीएसटी एंड यूज आधार इफेक्टिवली बट द एनडीए एम्ब्रेस्ड एंड डिलीवर्ड ऑन बोथ. अब ये देखो, ये वही इल्ज़ाम की लिस्ट बार बार ऑथर बता रहा है कि भाई एनडीए ने क्या बोला कि यूपीए फेल हो गया था आधार को इम्प्लीमेंट करना, वो आधार को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, जीएसटी को डिलीवर नहीं कर पाया, ये सब ये यूपीए फेल हो गया. और एनडीए ने क्या करा, ये योजना किसकी थी? योजना यूपीए की थी, उन्होंने एम्ब्रेस किया, उन्होंने अपनाया और डिलीवर किया. That a few BJP states, including Gujarat, had reservations about GST and Aadhaar at the time is a lost nuance. अब lost nuance का क्या मतलब होता है? lost nuance मतलब होता है खोई, जो कुछ छोटी छोटी बातें रहती हैं, छोटी बट इंपॉर्टेंट, वो कहीं ना कहीं खो जाती है. आपको ऐसा लगता है कि nuance मतलब होता है बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस, बहुत छोटी चीज़, छोटी बट इम्पोर्टेंट. तो जो छोटी बातें हैं पर इंपॉर्टेंट है वो ना कहीं लोस्ट हो गई थी इन टाइम. कौन सी बात है? आधार और जीएसटी, दो चीजें. द एनडीए हैड अ रिसाउंडिंग मेजोरिटी ट्वाइस बट हैज येट टू फाइंड ए कंसिलियंट अप्रोच टू अंडरटेक क्रिटिकल पेंडिंग फैक्टर मार्केट रिफॉर्म सच एज ऑन लैंड एंड लेबर. तो भाई जो एनडीए का कितनी बार, 2 बार मेजोरिटी विन आ चुकी है, पर अभी तक उनको ये देखना है कि उनको कंसिलियंट अप्रोच, कंसिलियंट मतलब बिल्कुल इंक्लूसिव अप्रोच हो, हारमोनियस हो, कोहेसिव, मतलब सबको साथ लेके चलने वाली अप्रोच होनी चाहिए, ताकि जो क्रिटिकल फैक्टर्स है ना, जो क्रिटिकल फैक्टर्स है कौन से? मार्केट रिफॉर्म्स, जैसे कि लैंड को लेकर एक ऑर्डिनेंस हो, ऑर्डिनेंस मतलब होता है ऑर्डर, डायरेक्टिव. अप्रोच वाज अबंडेंट इन 2015, ठीक. एंड लेबर न्यू कोड्स आर येट टू किक इन. जो लेबर में है, जो लेबर सेक्टर है, उसमें नए नियम्स आना, नए कोड्स आना अभी भी बाकी है. वाइल इट हैड टू बैकट्रैक ऑन फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स. और जो फार्म सेक्टर आए थे, जो अभी न्यू फार्म बिल्स आए थे, उसमें उनको वापस कदम पीछे खींचने पड़े. बैकट्रैक मतलब अपने कदम पीछे लेने पड़े. द यूपीए वॉज अ रेनबो कोएलिशन दैट नेविगेटेड tricky terrains such as telecom and insurance FDI liberalization and the India-US civil nuclear deal. अब जो यूपी है वो एक रेनबो था, मतलब उसमें सब था.
भाई सबको खुश करने वाली चीज़ें थी। एक रेनबो टर्म रहता है, रेनबो टर्म मतलब होता है कि सब चीज़ उसमें समावेश है। तो रेनबो कोएलिशन था भाई, ये भी था वो भी था, ये पार्टी भी थी, फलानी पार्टी भी थी, ढिकानी पार्टी, सबको उन्होंने क्या साथ में लेके चले। और नेविगेटेड, नेविगेटेड मतलब पास कर जाना। जो ट्रिकी टेरेंस रहता है ना, ट्रिकी कुछ चीज़ें रहती हैं, उनको भी आसानी से उन्होंने पास कर गया इस कोएलिशन के थ्रू। जैसे कि टेलीकॉम में, या इंश्योरेंस एफडीआई लिबरलाइजेशन, या फिर इंडिया यूएस के जो रिलेशन है, ये सब जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई इंडिया यूएस के बीच में। इंडियाज रिफॉर्म जर्नी हैज़ बीन मार्क्ड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स बिल्डिंग ऑन पास्ट एफर्ट्स रेदर देन रिवराइजिंग कोर्स एंड इन हिंडसाइट। हिंडसाइट का मतलब क्या होता है? हिंडसाइट का मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि कुछ रेट्रोस्पेक्ट में करते हैं ना, पुराना कुछ देखते हैं, रिफ्लेक्शन, या फिर इनसाइट रहती है हमारा, है ना, पछतावा, ये सब हिंडसाइट में आता है। तो हम क्या करें कि जो इंडिया की रिफॉर्म जर्नी है वो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स के कारण हुई, जो गवर्नमेंट दर गवर्नमेंट आई है उसके कारण हुई है। ठीक। अब हम ये ना करें कि भाई पहले क्या हो गया उसको पछता के रो रहे हैं। तो यही सब जो वाइट पेपर कर रहा है एज पर ऑथर, कि वाइट पेपर में यही दिखाएगा कि पुरानी गवर्नमेंट ने इतने करे। भाई आप आगे का पाथ बताओ ना, पीछे जो हो गया सो हो गया, और किसी ने करा है तो उनको सजा दिलवाइए, आप ये कीजिए। आप ये मत कीजिए कि उसने ऐसा करा उसने ऐसा, बार बार ये मत कीजिए, आप आगे का पाथ बताइए। ठीक। मैनी अपॉर्चुनिटीज रिवर्सिंग इनसाइड, मैनी अपॉर्चुनिटीज में बी कंसिडर्ड मिस्ड और बंगल्ड। ठीक। अब बंगल्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुछ चीज़ें छूट जाना ना, मिस कर जाना। ये जहाँ पर है ना, मिस्ड और बंगल्ड एक ही शब्द है, मतलब एक ही उनका मतलब निकल के आ रहा, दो अलग अलग शब्द उन्होंने दे दिए हैं। जैसे कुछ भूल कर देना, कुछ गड़बड़ कर देना, कुछ मिस्टेक कर देना। जैसे बोच एक शब्द आता है ना, बहुत सिमिलर है, BOTCH, बोच, सिमिलर मतलब है, कुछ ब्लंडर कर देना। तो जो अपॉर्चुनिटीज हमने मिस कर दी है या ब्लंडर कर दी है, उनको हम सुधारें। द पेपर सीम्स टू बी एन अटेम्प्ट टू टेम्पर वोटर्स हायर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट विद अ मेजोरिटी मैंडेट, बट अ पॉइंटेड फिंगर लीड्स टू थ्री पॉइंटिंग राइट बैक। इट इज़ नो सरप्राइज दैट द वाइट बिगोट ब्लैक। ठीक। अब ये क्या है, जो पेपर है ना, जो व्हाइट पेपर, द पेपर सीम्स टू बी एन अटेम्प्ट टू टेम्पर वोटर। तो अब ये क्या कर रहा है जो पेपर, अब इन्होंने अपनी चीज़ें नहीं बताई कि हमने इतना करा है, इन्होंने बताया कि सामने वाले ने कितना गलत करा है। तो ये कहीं ना कहीं वोटर्स को टेम्पर कर रहा है ना, परेशान करने वाली बात है। हायर हायर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट विद, और वोटर्स की भी कहीं ना कहीं ज़्यादा उम्मीदें रहती है। जब आपकी गवर्नमेंट मेजोरिटी में है सेंट्रल में, तो वोटर्स भी चाहते हैं कि आप ज़्यादा अच्छा डिलीवर करें। पर अभी क्या कर रही है गवर्नमेंट, एक फिंगर पॉइंट कर रही है किसकी तरफ? यूपीए की तरफ, उनके जो प्रीवियस रेजिम थी उसमें पॉइंट करी। पर वो ये बोल रही है कि जो थ्री फिंगर है, जब हम एक फिंगर किसी की तरफ पॉइंट करते तो थ्री फिंगर हमारी तरफ पॉइंटेड रहती। ये बहुत पुरानी एक कहावत सी है। इट इज़ नो सरप्राइज दैट द वाइट बिगॉट ब्लैक। अब वाइट बिगॉट ब्लैक का मतलब क्या है? एक तो बिगॉट मतलब देख लेते हैं। ठीक है, बिगॉट क्या है? जो शब्द है बिगेट, इसका पास्ट टेंस है, BEGT। बिगेट का पास्ट टेंस है, इसका मतलब पैदा करना है ना। इसका मतलब होता है जनरेट, प्रोड्यूस, ये सब होता है, क्रिएट। तो जो वाइट चीज़ है वो ब्लैक को क्रिएट करती है, ऐसा है ये ईडियम है। और वाइट बिगट ब्लैक का मतलब क्या होता है कि ये अधिकतर मेटाफोरिकली यूज़ करता है। कैसे? कि एक एक्शन दूसरे एक्शन को पैदा करता है, यही है। एक एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और वो ब्लैक के फॉर्म में होता है, एक एक्शन दूसरे चीज को पैदा करता है, दैट्स इट। आई होप आपको पूरा पैराग्राफ समझ में आया होगा। अभी हम जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उन वो देखेंगे उन सब के। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग हो, पार्ट ऑफ स्पीच हो, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, उसमें हम चाहते हैं, पहला जो शब्द हमारा आया था वो था कॉन्जरिंग, है ना, CONGURING, कॉन्जरिंग। कॉन्जरिंग का मतलब होता है समन करना, पैदा करना, है ना, टू क्रिएट, टू समन, टू कॉल, ये सब कॉन्जरिंग का मतलब होता है। द कॉन्जरिंग मूवी देखी? मैंने नहीं देखी, पर मैंने सिर्फ नाम सुना है। द कॉन्जरिंग, किसी को इवोक करना, किसी को बुलाना। ठीक है, ये सब होता है। टू इवोक और टू कॉल फोर्थ। मीनिंग की बात अगर हम करें तो इसे जादू टोना करके हम किसी को आत्मा आत्मा को नहीं बुलाते, वैसा मैजिक, सुपर नेचुरल, ये सब होता है। टू इवोक समबडी और समथिंग थ्रू सुपर नेचुरल और मैजिक। ठीक। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो वर्ब है, पेन बदलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। सिनोनिम की बात करें, मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है,
सिनोनिम की बात करें हम तो सिनोनिम में होता है समन, SUMMON, समन, ठीक, इवोक, प्रोड्यूस, क्रिएट, मैनिफेस्ट, ये सब होगा। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास हो जाएगा डिस्पेल, DISPEL, डिस्पेल, बैनिश, BANISH, बैनिश, डिस्पेंस, DISPENSE, डिस्पेंस, ये सब होगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल में हम बोलेंगे, एग्जांपल की बात करें तो द मैजिशियन वॉज adept at conjuring rabbits out of his sight। तो जो मैजिशियन है उसकी आदतन थी ना, एडप्ट, एडेप्ट आदतन थी, कैसे, ही कुड कॉन्ज्योर, ये पैदा कर सकता था, ये क्रिएट कर सकता था, रेबिट्स आउट ऑफ हिज हेड। समझ में आया? आई होप। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो होगा कैथारसिस, CATHARSIS, कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब क्या है? कैथारसिस मतलब होता है कि कुछ जैसे शोक वासना है ना, कुछ भी इमोशन जो बहुत सैड इमोशंस रहते हैं है ना, ये सब रहते हैं कैथारसिस। जैसे कि हम बोलेंगे कोई इमोशनल रिलीज हुआ हो आपका, एकदम बिल्कुल ऐसे फट पड़ना, इमोशनली आप एकदम से फट पड़ते हो, उसको बोलेंगे कैथारसिस, कैथारसिस। जैसे एक तो ये नाउन है ना, वर्ब नहीं, सॉरी, नाउन है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करें हम, यहाँ लिख देता हूँ। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास आ जाएगा इमोशनल रिलीज, इमोशनल रिलीज, ठीक। फिर आ जाएगा हमारे पास क्लींजिंग या रिलीफ, प्यूरिफिकेशन, ये सभी सिनोनिम्स में है। कॉन्टेक्चुअली थोड़े थोड़े मतलब बदल जाते हैं। अगर यहाँ पर हम कॉन्टेक्चुअल की बात करें तो ये होता है कि कोई इमोशनल रिलीज होना, प्रोफे है ना, प्यूरिफिकेशन होना, कि प्यूरिफिकेशन किसी इंडिविजुअल के द्वारा होना, ये सभी। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है रेप्रेशन, REPRESSION, रेप्रेशन, सप्रेशन, ठीक, इनहिबिशन, रेस्ट्रेंट, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट शब्द की बात करूं तो वो होगा बोचिंग, BOTCHING, बोचिंग, थर्ड शब्द है वो। बोचिंग मतलब होता है कुछ गड़बड़ कर देना ना, मेकिंग अ मेस आउट ऑफ समथिंग, और यूजुअली बाय इनकरेक्टली और इनएडिक्वेटली डूइंग, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, बोच जो शब्द है, BOTCH, बोच क्या है, वर्ब है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है मेस अप, बंगल, रूइन, स्पॉइल, फंबल, ये सब आ जाएगा। एग्जाम्पल, सॉरी, एंटोनिम्स देखें तो एंटोनिम की बात करें तो सक्सीड, ठीक, अकम्प्लिश,
एक्सेल, मास्टर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ शब्द है हमारे पास, वो है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट, ये क्या है? स्टैग्नेंट एक एडजेक्टिव है, ये ग्रोथ के बारे में बात करता है। ठीक है, एडजेक्टिव है। अगर हम सिनोनिम्स की वगैरह की बात करें तो स्टेगनेंट मतलब तो स्थिर होता है, एक जगह ही रुक जाना, उसमें कोई ना तो बढ़ोतरी होती है। तो सिनोनिम्स की बात करें स्टेगनेंट के सिनोनिम में, तो वो हो जाएगा हमारे पास इनएक्टिव, स्टेशनरी, स्टिल, डोरमेंट और स्टैटिक। ये सभी सिनोनिम है। एंटोनिम्स की बात करें हम, तो एंटोनिम में हमारे पास आ जाएगा डायनामिक, एक्टिव, थ्राइविंग, ग्रोइंग, प्रोग्रेसिंग। ठीक है, ये सभी स्टेगनेंट के सिनोनिम और एंटोनिम हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फिफ्थ, जो है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस काफ़ी बार आ चुका है और काफ़ी कॉमन है। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस एक तो ये नाउन है। ठीक है, इसका मतलब तो परेशानी, चिंता, परेशानी, चिंता, ये सब होता है ना। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम में आ जाएगा हमारे पास एंग्विश, एगोनी, मिजरी, सफरिंग, हार्डशिप। वहीं अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम में हमारे पास आ जाएगा कंफर्ट, रिलीफ, ईज, जॉय एंड कंटेंटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट शब्द देखते हैं, वो है हमारा एक शब्द आता पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी मतलब होता है जो आने वाली पीढ़ी है, आगे वाली फ्यूचर जनरेशन। ये क्या है? ये एक नाउन है ना। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है प्रोजेनी, PROGENY, प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग। ठीक, डिसेंडेंट, हेयर, एयर। ठीक, हेयर नहीं एयर, एयर्स, देन डिसेंडेंट, DESCENDANTS, डिसेंडेंट। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है एंसिस्टर्स, पास्ट जनरेशन, फोर बेयर्स। ये सब एंटोनिम्स में हो जाएंगे। नेक्स्ट शब्द देखते हैं बिलाइस। क्या है बिलाइस? एक तो वर्ब है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में। अगर मीनिंग की बात करें तो किसी को झूठा साबित करना है ना, किसी को, जैसे हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट, नेगेट। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है कॉन्ट्राडिक्ट,
ठीक, नेगेट, रेफ्यूट, डिबंक। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम में जाकर कंफर्म, सपोर्ट, वैलिडेट, कोरोबोरेट और वेरीफाई। ठीक है, नेक्स्ट शब्द देखते हैं, एट्थ। एक नुआंस शब्द था। नुआंस मतलब होता है बहुत ही बारीक, छोटा। कंजीलियंट, CONSILIANT, कंजीलियंट, CONSILIANT, कंजीलियंट। कंजीलियंट एक तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कुछ मेल मिलाप पूर्ण, जैसे सब बिल्कुल इंक्लूसिव, हारमोनी, एग्रीमेंट, ये सब हो जाएगा। कोई आइडिया जो बिल्कुल यूनिफाई करता है सबको एक साथ, ये सब कंजीलियंट हो जाएगा। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है हारमोनियस, हारमोनियस, देन कोहेसिव, ठीक है, देन इंटीग्रेटेड, यूनिफाइड, कंसिस्टेंट। एंटेनेंस की बात करें तो हो जाएगा डिस्पेरेट, डिसकॉर्डेंट, इनकंसिस्टेंट, ये सब एंटोनिम्स में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नाइन्थ वर्ड, हिंडसाइट, HINDSIGHT, हिंडसाइट। हिंडसाइट क्या है? नाउन है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब तो पछतावा होता है। सिनोनिम्स बात करें तो सिनोनिम में हो जाएगा हमारे पास रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट, रिफ्लेक्शन, इंसाइट, है ना, ये सब हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम में हमारे पास हो जाएगा फोरसाइट, एंटिसिपेशन, प्रेसेंस, प्रेडिक्शन। इंसाइट मतलब होता है कोई सी चीज को जो बीत गई उस पर चर्चा करना, उस पर बात करना, उसको पछतावा के रूप में लेना। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, विथ hindsight we can see that investing in that company was a mistake। ठीक है, हम रेट्रोस्पेक्ट करें विथ hindsight, अगर इफ वी रेट्रोस्पेक्ट वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि उस कंपनी में निवेश करना एक मिस्टेक थी। दैट्स इट। अगर पीछे मुड़ के देखे, पछतावा, ये सब बातें हैं। नेक्स्ट, और नेक्स्ट शब्द है हमारे पास बंगल्ड। बंगल्ड हमने देखा था, बंगल्ड, बी, सॉरी, BUNGLED, बंगल्ड।
बंगल शब्द क्या है? एक तो वर्ब है, और ये हमने देखा था जो हमारा शब्द है बोच, BOTCH, बोच, इसका सिनोनिम है, तो वही है कि मिस्टेक हो जाना, है ना, कुछ गड़बड़ी कर देना, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट 11th वाला शब्द है हमारा बिगोट। बिगोट, बिगोट जो है ये वर्ब है और ये पास्ट फॉर्म है, तो इसका जो बेस्ट शब्द है वो है बिगेट, BEGET, बिगेट। तो बिगेट मतलब क्या होता है? बिगेट मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना, टू जनरेट, है ना, टू जनरेट इज बिगेट। सिनोनिम की बात करें तो जनरेट, ठीक, प्रोड्यूस, एनजेंडर, नॉट एंडेंजर। एंडेंजर मतलब कोई सी चीज़ खतरे में, कोई सी चीज़ खत्म होने वाली है, पर एनजेंडर, एनजेंडर भी एक अच्छा शब्द है, पहले आर्टिकल आ चुका है, मतलब होता है पैदा करना। स्पॉन, SPAWN, स्पॉन। क्रिएट, अगर आप में से कोई पबजी वगैरह खेलता हो, या फिर अभी तो BGMI है, या एक और जो शब्द, और कौन सा गेम है, फ्री फायर, हाँ, तो इसमें स्पॉन आता है, मतलब कोई अगर मर जाता है तो दोबारा से वापस पैदा हो सकता है, स्पॉन, SPAWN, स्पॉन। एंटोनियम्स, एंटोनियम्स की बात करें तो सीज मतलब रोक देना, टर्मिनेट मतलब खत्म कर देना, दोबारा नहीं, एंड, डिसकंटिन्यू, ये सभी क्या है? ये सभी एंटोनिम्स हैं, ठीक है। यही आज के हमारे सारे शब्द थे, और ये जो हमारा पैराग्राफ था उसको लेकर नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर हम शिफ्ट होते हैं, वो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ऑन द लास्ट सेशन ऑफ द 17th लोकसभा, जो 17वीं लोकसभा है उसका लास्ट सेशन था ये। द लास्ट 17th लोकसभा सेशन सर्व्ड एज ए प्रिपरेटरी फोरम फॉर द पोल्स। तो प्रिपरेटरी फोरम मतलब क्या होता है? प्रिपरेटरी फोरम मतलब तैयारी सभा होती है, ठीक है, एक गैदरिंग होती है, कोई मीटिंग होती है जहाँ पर कुछ अपने प्लान्स कन्वे किया जाता है, आइडियाज़ कन्वे किए जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फोरम्स। तो द लास्ट 17th लोकसभा सेशन सर्व्ड एज अ प्रिपरेटरी फोरम फॉर द पोल्स, ठीक, कि अभी जो पोल्स होने वाले, पोल्स मतलब अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए जो अभी आखिरी जो सभा हुई थी, वो एक अपने अपने आइडियाज़ विचार प्रस्तुत करने के हिसाब से वो एक सभा हुई थी। With the conclusion of the session of the 17th Lok Sabha on Saturday, the bugle has begun. Bugle एक डिवाइस ना, तो पॉप 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 ऐसा करके चलता है वो, तो मतलब बजता है, तो जब वो साउंड करता है तो मतलब वॉर का आगमन, जो आगमन नहीं, जो लड़ाई है उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसका अनाउंसमेंट हो चुका है, तो जो इलेक्शन का अनाउंसमेंट का ब्यूगल बज चुका है, ऐसे मेटाफोरिकली कह रहे हैं। हैज़ बीन साउंडेड एंड द बैटल लाइन्स ड्रोन फॉर द जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन मतलब ये लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं सेंटर के लिए, तो उसमें उसका ब्यूगल बज चुका है, और जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं उसकी लाइन ड्रॉ की जा चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी माउंटेड अ शार्प अटैक ऑन द कांग्रेस एंड इट्स लीडर इन हिज वेरियस इंटरवेंशंस ड्यूरिंग द सेशन। और अभी जितने भी ये सेशन हुआ, लास्ट सेशन, इसमें जितनी बार भी मोदी जी ने बोला है, उतनी दफ़ा, काफ़ी दफ़ा उनके इंटरवेंशंस में ये जो कांग्रेस के ऊपर अटैक किया है, वाइल अवॉइडिंग क्रिटिसिज्म ऑफ एनी ऑफ द रीजनल पार्टीज और देयर लीडर्स। और जबकि उन्होंने जितने भी रीजनल पार्टी और उनके लीडर्स है उनसे को क्रिटिसाइज करने से परहेज किया है। आफ्टर द अनप्रेसिडेंटेड सस्पेंशन ऑफ 146 मेंबर्स ड्यूरिंग द विंटर सेशन, द लास्ट सेशन बिगेन ऑन अ मोर चेयरफुल नोट। जो 146 मेंबर जो थे ना, वो उनको निष्कासित कर दिया गया था, है ना, अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है कि बिना अचंभित करते हुए, एस्टोनिशिंगली, सरप्राइजिंगली, तो ये सब करते हुए अभी जो लास्ट सेशन है वो काफ़ी चेयरफुल नोट पे खत्म हुआ। चेयरफुल नोट मतलब हंसी खुशी माहौल वाले में। ऑल मेंबर्स वर बैक इन द हाउस इंक्लूडिंग 14 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हुज केसेस वर रेफर टू द प्रिविलेज कमिटीज ऑफ द टू हाउसेस। प्रिविलेज कमिटीज मतलब होता है ऐसे लोग जिन्होंने, जो जिनकी कमिटी बनाई है, जो वो केसेस देख रहे हैं जो प्रिविलेज केसेस है। प्रिविलेज केसेस मतलब ऐसे केसेस जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह इंक्लूडेड रहते हैं, या उनके द्वारा कुछ भी गलत किया गया तो उनको देख रहे हैं, तो उनको, ऐसे मेंबर्स ऑफ कमेटी को बोलते हैं प्रिविलेज कमेटी। तो जो 14 मेंबर जो भी हाल ही में निष्कासित किए गए थे उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है।
द कमिटीज क्लियर देयर नेम्स जस्ट अहेड ऑफ द सेशन, और अभी सेशन के पहले जो आखिरी सेशन हो उसके पहले कमेटी ने उन सबके नेम क्लियर कर दे. बट आम आदमी पार्टी एमपी एंड लीडर संजय सिंह, हु वाज रिसेंटली री इलेक्टेड टू द अपर हाउस, could not take oath on the ground that the breach of privilege cases against him moved in his previous terms are still pending. तो अभी जो प्रीवियस जो उनका जो नाम है वो भी पेंडिंग है, तो वो ओथ नहीं ले पाए, वो उनका निकाल नहीं हो पाया. किसका? आम आदमी पार्टी के जो लीडर और नेता हैं मिस्टर संजय सिंह, उनके बारे में बात हुई है. द राज्यसभा प्रिविलेजेस कमेटी हैज़ नॉट इवन शेड्यूल्ड अ मीटिंग. तो उन्होंने जो प्रिविलेज कमेटी, उन्होंने कोई मीटिंग भी शेड्यूल नहीं करी. द सेशन was extended by a day to debate a resolution on the Ram temple. The left parties were the only ones to take a clear stand in their boycott by announcing that they would not be a party to any communal agenda. पार्टी मतलब हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. हम आई वॉन्ट बी अ पार्टी टू इट, आई वॉन्ट बी अ पार्टी टू मतलब आई वॉन्ट पार्टिसिपेट इन एनी सच एजेंडा और कम्युनल एजेंडा, ऐसा जो लेफ्ट पार्टी है उसका. द सेशन वाज एक्सटेंडेड बाय डे. अब ये जो सेशन था वो एक्सटेंड किया गया एक डे ज़्यादा, किसके लिए? जो रेजोल्यूशन है राम मंदिर, राम टेम्पल को लेके, इसके बारे में डिबेट करने के लिए. द अदर अपोजिशन पार्टीज नॉट विलिंग टू इन्वाइट एनी कॉन्ट्रोवर्सी केम अप विद डिफरेंट रीजन्स टू स्टे अवे. और जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने भाई अपने अपनी दूरी बनाई, रीज़न ये नहीं देके पर और कुछ रीज़न देके. द द्रविड़ा मुन्नेत्रा कजगम इन द लोकसभा साइटेड द प्लाइट ऑफ तमिल फिशरमैन. साइटेड द प्लाइट मतलब होता है, देखो एक तो है साइटेड द प्लाइट मतलब जैसे हम बोलते हैं कि कुछ साइटेड मतलब होता है कुछ एक्शन लेना, कुछ बात कहना, कुछ कोट करना, कुछ रेफरेंस देना. तो उन्होंने एक रेफरेंस दिया जो फिशरमैन है, तमिल फिशरमैन. मैंने अभी रिसेंटली इसके बारे में एक पूरा एडिटोरियल बनाया था, एडिटोरियल आया था हिंदी में, द हिंदू में, और उसको लेकर हमने पूरा एक वीडियो बनाया था कि भाई जो फिशरमैन है, इंडियन फिशरमैन है, तमिल फिशरमैन, वो बॉर्डर क्रॉस करके गलती से श्रीलंका के वाटर में चले जाते हैं और वहाँ पर श्रीलंकन नेवी से उनको पकड़ लेती है. यहाँ तक कि उनके जितने भी इक्विपमेंट्स, बोट वगैरह है, उनको भी कॉन्सिक्वेट कर लेती है, उनको भी जब्त कर लेती है. फिर उनको जो जितना महंगा पड़ता है, क्योंकि जितने भी बोट्स वगैरह, जितने इक्विपमेंट्स आते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसको लेकर. ये पूरा आर्टिकल था. तो जो तमिल फिशरमैन है, इनकी चिंता जताते हुए जो तमिल, ये द्रविड़ा मुन्नेत्रा काजम जो पार्टी है, इन्होंने कुछ अपने अपने जितने भी है बात वहाँ पर रखी. फोकस्ड ऑन द सेंटर्स indifference towards the destruction caused by flooding in the state of टू स्टे अवे फ्रॉम द प्रोसीडिंग. तो अभी क्या है कि जो उन्होंने ये इसके साथ ही एक और चीज़ उन्होंने बोली कि जो सेंटर का इनडिफरेंस है, इनडिफरेंस मतलब थोड़ा भेदभाव है या फिर इग्नोरेंस है टुवर्ड्स किसके? टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय फ्लडिंग इन द स्टेट. जो तमिलनाडु स्टेट है उसमें जो फ्लड के कारण जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उसमें जो इनडिफरेंस है सेंटर का, उसको लेकर उन्होंने रीज़न दिया, वो स्टे अवे रहे इस प्रोसीडिंग से, कि भाई उन्होंने अपने दूसरे रीज़न दे के वो अलग रहे. The Trinamool Congress and AAP's MPs were not to be seen. The last 5 years have been unprecedented in Indian parliamentary history. Parliament shifted to newer and much larger precincts amid criticism of its design from the British era building. तो अभी जो लास्ट 5 ईयर है वो काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है. अनप्रेसिडेंटेड मतलब क्या होता है? मतलब जो पहले कभी हुआ नहीं हुआ है ना, अद्वितीय, अभूतपूर्व, जो पहले कभी हुआ नहीं है. सेकंड टू नन मतलब वो दूसरी चीज़ है खैर. तो वो जो पहले कभी हुआ नहीं, ऐसा जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में ऐसा ये 5 साल गुजरे हैं. और जो पार्लियामेंट है ना, ये शिफ्ट हुआ है कि न्यूअर मच लार्जर प्रेसेंट्स. प्रेसेंट्स का मतलब क्या होता है? प्रेसेंट का मतलब जो कुछ एक एरिया निर्धारित कर देना. तो जो नया पार्लियामेंट है उसको लेकर काफ़ी चर्चा में बना रहा है और उसकी डिज़ाइन को लेकर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है. पैराडॉक्सिकली, जस्ट एज पार्लियामेंट्स गोट मोर रूम, द 17th लोकसभा विटनेस द कंटिन्यूस एरोजन ऑफ द रोल ऑफ द अपोजिशन. अभी इसके साथ ये पैराडॉक्सिकली है ना कि नया पार्लियामेंट है, उसको नया जगह मिली, नया रूम मिला, उसके साथ ही जो अपोजिशन है उसकी वैल्यू और उसकी रोल है वो काफ़ी घटता गया. इन अ फर्स्ट The Lok Sabha functioned without a deputy speaker, a post that is conventionally occupied by the opposition. अभी पहली बार ये हुआ है कि जो डेप्यूटी स्पीकर है वो वैकेंट थी, तो उसकी पोस्ट वैकेंट थी, क्योंकि वो किसके द्वारा फिल करी जाती है? ऑपोजिशन के द्वारा फिल करी जाती है फॉर द एंटायर टर्म. और ये पूरे टर्म में ऐसे ही हो. द 5 years were
ऑल्सो मार्क्ड बाय स्टेडी डिक्लाइन इन द अपोजिशन बेंच स्ट्रेंथ इन द राज्यसभा। बेंच स्ट्रेंथ मतलब कितने ओपोजिशन वहाँ पर मौजूद और कितने ओपोजिशन है असल में राज्यसभा में। तो ये सब भी डिक्लाइन, ये जो 5 साल है वो जो 5 साल की चर्चा हो रही है। द कांग्रेस इज ओनली 30 मेंबर्स इन द अपर हाउस, फार बिहाइंड द 93 मेंबर्स फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। तो 93 मेंबर्स जो है वो 30 मेंबर्स इसके किसके हैं, कांग्रेस के हैं अपर हाउस में, और वही 93 मेंबर्स किसके, भारतीय जनता पार्टी के। द गवर्नमेंट हैड इट वे एंड से वाइल द अपोजिशन स्पेंड टाइम ऑन द साइडलाइंस। साइडलाइंस मतलब होता है किसी को बिल्कुल बगल में कर देना, किसी को महत्व नहीं देना, है ना, ये होता है साइडलाइंस का मतलब। जैसे हम बोलते हैं कि किसी को ऐसी पोजीशन देना, आउटस्कर्ट पे रखना, बाहर रखना, आप मेन मुद्दे से बाहर रखते हो। ये सब हमारा आज का पूरा पैराग्राफ था। इसमें बहुत ही कम वर्ड्स है जो बताने लायक है। जैसे हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट्स बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसे एरिया अलॉट कर देना, कोई अलग से एरिया अलॉट करना, या फिर बहुत ज़्यादा शब्द है नहीं। आप चाहे तो एक बार खुद आराम से इसको बढ़िया से देखें और कुछ वर्ड्स निकालें। आज थोड़ी सी समय की कमी के कारण मैं इतना ही रुकूंगा। सो यही था आज का पूरा सेशन। आई होप आज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो, कोई शिकायत, कमेंट सेक्शन खुला है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।